नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। ये हमारा इस यूनिट का दूसरा टॉपिक है, दूसरी वीडियो है हमारी। और इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा बेसिक ही जानकारी लेंगे और जो डिटेल में वीडियोस हैं वो हम आने वाले समय में बनाएंगे। तो इससे पहले के वीडियोस में हमने बात कर ली है, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, ये सब यूनिट हम कवर कर चुके हैं। इन सभी की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में आकर आसानी से यूनिट वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि हम यहाँ पर स्कोप ऑफ फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस के अंदर हम बात करते हैं कि क्या करना है, फाइनेंस लेके हम करेंगे क्या, बिजनेस को हम किस तरह से ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं इसके, स्कोप कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, उसका नाम दे सकते हो। कॉन्सेप्ट है फाइनेंस के दो, ठीक है, सबसे बड़े कॉन्सेप्ट हैं जिनका नाम है, एक है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? हर कंपनी चाहती है कि उसका प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ाना, ग्रो करना बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही पुराना तरीका है कह सकते हो। तो प्रॉफिट बढ़ाने का मतलब क्या है? हर कंपनी चाहती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, बस प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, मतलब सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन लेकिन क्लासिकल थॉट है या फिर ये पुराना तरीका है अपने बिज़नेस को ग्रो करने का। नया तरीका है कि हम अपनी वेल्थ है उसको बढ़ाएं। वेल्थ का मतलब आप समझिए, देखिए कंपनी है, वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए कंपनी प्रॉफिट कमाती है 10 लाख रुपए, ठीक, और उतना ही वो पैसा उस बिज़नेस में लगा देती है या फिर बाहर कर देती है, कहीं अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, तो उसको प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट जनरेट आगे होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, ठीक। लेकिन अगर हम पूरा ब्रॉड वे में देखेंगे किस तरह से हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाई है, मतलब उनको, उनका मकसद हो जाता है कि प्रॉफिट बढ़ाना नहीं उनका मकसद। उनका मकसद ये है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाएंगे। शेयर होल्डर की वेल्थ का मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी? नंबर ऑफ़, जितना जितना उनके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं और उसकी मार्केट में वैल्यू का चल रही है एक शेयर की, तो उससे क्या होगा, तो उसकी वेल्थ का पता लगता है, ठीक। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, कि हम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाएंगे तो हमारा जो बिज़नेस है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? इसके बहुत सारे तरीके हैं और इनमें से सबसे बेहतरीन तरीके हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर तरीके से लिया जाए। तो फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर हम 3 डिसीजंस को पढ़ते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस। ये सबसे क्रूशियल है आपके पूरे जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हमको 3 डिसीजंस पढ़ने ही होते हैं, ठीक। यही 3 डिसीजन पढ़ते हैं तो हमारा जो सिलेबस है पूरा कवर हो जाता है। इसी के अंदर, इसी के इर्द गिर्द जो है, इन तीनों के इर्द गिर्द आपका पूरा सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहला डिसीजन आता है फाइनेंसिंग डिसीजन का। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे, किस तरह से हम जो फंड है वो प्रोक्योर करेंगे, ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होती है इसमें। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पैसा हम कहाँ से लाएंगे। आप लाइबिलिटी में देखते होगे, बैलेंस शीट के अंदर देखते हो तो लाइबिलिटी का पार्ट होता है, लाइबिलिटी के अंदर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आता है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों चीज़ें हैं। कैपिटल तो वही है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हैं, ये सारे हो जाएंगे, और डेट दोनों हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट। यानी कि कितना पैसा डेट से लाएं, कितना पैसा हम इक्विटी से लगाएं, मतलब कितना पैसा खुद का हम लगाएं और कितना पैसा हम दूसरों का उधार लेकर लगाएं, ठीक है। बोरोड फंड और ओनर्स फंड की बात होती है। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट है और कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसको हम आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये जो सारे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं येलो कलर में, वो सारे ही सेपरेट वीडियोस डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस आती हैं। इनकी कई सारे थ्योरीज़ हैं, कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इनको हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हमको पैसा मिल गया यहाँ से, फाइनेंशियल डिसीजन से हमको पैसा मिल गया, तो हम अब उस पैसा हमको जो मिला है, फाइनेंस मिला है, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि हमारा जो रिटर्न है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो फ़ायदा है, प्रॉफिट है, वो बढ़े, ठीक। इसके लिए हम 2 तरीके के डिसीजन लेते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में हम पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, तो हो जाता है कैपिटल बस्टिंग। और एक होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है कि हम छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जब पैसा कहीं लगाते हैं और डे टू डे वर्किंग हमारी चलती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये भी डिसीजन होता है। कैपिटल बस्टिंग की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और इसकी भी थ्योरीज़ हैं, इनको हम पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज़ मैंने आपको बताई अभी। इसके बाद में हमारा अगला टाइप आता है, अगला डिसीजन जो होता है वो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का मतलब होता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में, लाभ का अंश। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, लाभ का अंश। तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को दिया था उसको हम डिविडेंड बोलते हैं।
अब कई कंपनीज इस पे भी डिसीजन लेती हैं, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजंस होते हैं और इन तीनों की ही चर्चा हम आने वाले वीडियोज़ में बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बाद बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन थोड़ा इसका जो टाइप है वो मैंने नहीं बताए थे। लॉन्ग टर्म देखिए यहाँ पर 3 टाइप हैं बहुत बेसिक, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मिडिल टर्म सोर्सेज और लॉन्ग टर्म सोर्स शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ठीक, तो जो 5 साल से ऊपर वाले सोर्सेज हैं उनको हम 5 साल से ऊपर वालों को हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज बुलाते हैं। इसमें हमारे इक्विटी शेयर्स आते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जो मिडिल टर्म है वो उसमें हम देखते हैं कि कुछ जो 1 साल से ऊपर है, ठीक है, पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, यानी कि 1 से 5 साल तक के जो चीज़ें हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उसमें आपका पब्लिक डिपॉजिट आता है, इंस्टीट्यूशनल लोन्स आते हैं। अगर हम कहीं से पब्लिक से लोन लेते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो उसको हम इस मिडिल कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स। इसमें हम देखते हैं कि 1 साल विदिन अ ईयर वाले, अकॉर्डिंग टू 1 अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर का जो लोन होता है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। इसमें आता है ट्रेड क्रेडिट्स, जो हम बिजनेसेस से लोन लेते हैं, जो हमारे डे टू डे चलते रहते हैं कि डेटर क्रेडिटर वाले, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो भी हमारा इसमें बीआर और बीपी वाले आ जाते हैं। ये है हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, 1 साल वाले। इसके बाद में हमारा आता है ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से जो हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं उनको कई तरीके से इशू कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टर्मोलॉजीज आपके काम आएंगी आने वाले टाइम पर भी, और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है पब्लिक इशू। जब कोई कंपनी पब्लिक इशू करती है, पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के लिए इशू करती हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो पब्लिक आईपीओ लेके आएगी। पहली बार कोई कंपनी जब अपनी लिस्टिंग करती है, जब अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, तो उसको हम पहली बार जब होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। और जब दूसरी तीसरी बार जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है तो उसको हम फॉलो ऑन या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग बोल देते हैं। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं फाइनेंस की दुनिया में, तो इनको आपको पता होना चाहिए। जब पहली बार कोई कंपनी इशू करती है शेयर्स को, उसको हम बोलते हैं आईपीओ पब्लिक के लिए, और जब दूसरी बार या तीसरी बार आगे कितनी बार भी वो जो इशू करती है तो उसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी शेयर लिस्टेड कंपनी सेबी के हिसाब से होती है। सेबी जो है हमारी वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने की संस्था है। इस सेबी के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है बहुत डिटेल में, उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो टर्मोलॉजीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं फाइनेंस की दुनिया में। आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ये टॉपिक्स यहाँ पर बता रहा हूँ। और प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया है, जो कुछ सिलेक्ट ग्रुप्स के लिए ही ये शेयर जब इशू किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, तो इसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये जब सिलेक्ट ग्रुप्स हैं 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए सेबी के अकॉर्डिंग। कुछ होते हैं QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि जब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के लिए ही कुछ बायर, जब बायर्स जो है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही हो सकते हैं। जैसे कोई कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स और उनको कोई इंस्टीट्यूशन ही खरीद सकता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही खरीद सकते हैं उनको, यानी कि आम जनता उन शेयर्स को परचेस नहीं कर सकती है, तो इसको हम QIP बोलते हैं, ठीक है। ये भी सेबी के अकॉर्डिंग ICDRA और रेगुलेशंस है 2018 के अनुसार ये बताया गया है। बाउट आउट डील होता है। बाउट आउट डील का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब शेयर इशू किए जाते हैं किसी कंपनी द्वारा तो वहाँ पर एक स्पॉन्सर जोड़ दिया जाता है बीच में, बीच का बिचौलिया कह सकते हो उसको। स्पॉन्सर एक कोई बैंक भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो कंपनी जो इशू करती है शेयर वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही होगी जो बाउट आउट डील लेके आएगी। तो ये कुछ जो टर्मोलॉजीज़ हैं। इसके अलावा राइट्स इशूज़ होते हैं। राइट्स इशूज़ का मतलब ये है कि कोई कंपनी शेयर अपने इशू कर चुकी है पहले और वो दोबारा से कुछ और शेयर्स इशू करना चाहती है, नए शेयर्स, तो उसके पास कुछ उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 62(1) के अकॉर्डिंग। इसमें होता है कि आपको जो शेयर्स नए इशू करने हैं उनको पहले आप अपने पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करिए। जब वो नहीं खरीदेंगे उन शेयर्स को, मान लीजिए उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं चाहते इनको नए शेयर्स इशू खरीदना, तब जाकर वो पब्लिक के लिए वो जो बचे हुए शेयर्स हैं वो ऑफ़र किए जाएंगे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यहाँ पर फ़ायदा मिलता है कि वो नए शेयर जब इशू हो रहे हैं कंपनी के तो उनको पहले खरीदने का राइट होता है उनके पास, तो वहीं से राइट्स इशू आया है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं शेयर इशू करने के, बोनस शेयर्स होते हैं और भी तरीके हैं। उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं जो आपको जाननी ज़रूरी थी। और इसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, डिबेंचर्स कितने तरीके के होते हैं, बॉन्ड क्या होता है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इनके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ फ़िलहाल।
और आने वाली जो वीडियोस हैं हमारे वो बहुत ही डिटेल में होंगे। जो मैंने आपको बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग क्या होती है, डिविडेंड डिसीजन क्या होते हैं, इन सब की थ्योरीज़ क्या होती हैं, इनके ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगा डिटेल में। वो ज़्यादा ज़रूरी होगा अभी फ़िलहाल आपके नेट के लिए और यूपीएससी स्टेट प्रोफेसर के लिए। तो यही यही वीडियो था ये। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।